Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. In this video, we'll continue the outbreak of revolution. Through previous video, we have seen that how did the king call the meeting of States General to impose the new taxes, but the people of third states boycott the meeting and make a national assembly in which they had decided to frame a constitution. पिछले कुछ वीडियोस में भी हमने आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन ही पढ़ा था, बट दैट वाज द फर्स्ट पार्ट, है ना। हमने ये देखा था कि कैसे राजा जो है वो नए टैक्सेस के इम्पोज करने के लिए स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाता है, लेकिन लोग उस मीटिंग में को छोड़ कर के बाहर निकल जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके साथ। और टेनिस कोर्ट पे जाकर के वो अपनी एक नेशनल असेंबली बनाते हैं थर्ड स्टेट के लोग, जहाँ पे वो ये डिसाइड करते हैं कि नेशनल असेंबली जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ठीक है, ताकि राजा के पावर को लिमिट में रखा जा सके, कंट्रोल किया जा सके। नाउ विल सी दैट व्हाई that when the National Assembly was busy in making of constitution, what was happening in the society। आज हम ये देखेंगे कि जब नेशनल असेंबली बिजी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, तो सोसाइटी में क्या हो रहा था। While the National Assembly was busy at the Versailles drafting the constitution, France was turmoil। टर्मोइल मतलब पूरी तरीके से फ्रांस में कैसी कंडीशन थी जब वहाँ नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, तो पूरा फ्रांस जो था टर्मोइल यानी कि डिस्टर्ब था, है ना, इंस्टेबिलिटी की कंडीशन थी वहाँ पे। Why there was instability? Because there was the condition of subsistence crisis। लोगों की बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही थी, सबसिस्टेंस क्राइसिस की कंडीशन थी, इस वजह से वहाँ इतना डिस्टर्बेंस था, है ना। वी हैव सीन दैट व्हाई द सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन, बिसाइड्स इट देयर वाज द कंडीशन ऑफ हार्श विंटर, सेवेयर विंटर जिसको हम कह सकते हैं, है ना। क्या कंडीशन थी, बैड हार्वेस्ट था, है ना। कैसी कंडीशन थी वहाँ पे, बैड हार्वेस्ट क्यों, ड्यू टू द पुअर वेदर हार्वेस्ट हैड बीन स्पॉइल। जैसे मैंने कहा ना कि वेदर कंडीशन क्या थी, सिवियर विंटर, एक्सट्रीम ठंड थी, है ना। बैड हार्वेस्टिंग की कंडीशन आई, जिसके कारण क्या था, ड्यू टू दैट द पुअर वेदर हार्वेस्ट हैड बीन स्पॉइल। फिर क्राइसिस इन कंट्री, कैसे चल रहा था वहाँ पे क्राइसिस, आप देखो नीचे की तरफ आते जाओ। क्राइसिस इन कंट्री, किंग ऑर्डर ट्रुप्स। देखो, ड्यू टू द सप्लाई ऑफ फूड, लो सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। क्यों लो सप्लाई था, ऊपर मैंने आपको बताया कि बहुत ठंड थी, ठंड के कारण बैड हार्वेस्टिंग हो रही थी, है ना, अच्छी फसल नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण क्या हुआ, स्कैर्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स हो गया, लो सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स हो गया। एंड ड्यू टू लो सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, scarcity of food, bakery shop had been closed, the food items had been stored by the rich people, and this type of crisis can be noticed in France। जो अमीर लोग थे, जो प्रॉस्परस थे, वो चीज़ों को स्टोर करके रखना शुरू कर देते हैं, है ना, तो मार्केट से वो चीज़ें धीरे धीरे गायब होने लग जाती हैं, उनके दाम महंगे हो जाते हैं, बेकरी शॉप्स जो हैं उन पर ताले लग जाते हैं, है ना। और दिस टाइप ऑफ क्राइसिस कैन बी नोटिस्ड इन फ्रांस, इस तरीके का संकट पूरे फ्रांस में देखने को मिल रहा था। देयर वर अनरेस्ट इन फ्रांस। Now the king thought to control the people, so that क्या करता है वो, अब राजा सोचता है ना कि भाई इस स्थिति को कंट्रोल करना है, इसके लिए वो क्या तरीका अपनाता है, king ordered troops। The king wanted to control the people, so that he sent his troops, अपनी आर्मी को वो भेज देता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगी। Here I want to remind you the flashback story of the chapter in which first told you that king had sent his troops due to a specific reason, and actually this was the main reason, and people presumed that king had sent such an armed force to demolish them or to destroy them। And what did they do, they destroyed the Bastille Fort। ऑल दीज आई हैव एक्सप्लेन यू इन द फर्स्ट वीडियो। फर्स्ट वीडियो में मैंने कहा था ना कि राजा कैसे रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है, एकदम पहला वीडियो अगर आप याद करो, तो राजा जो है वो कुछ रीज़न से अपनी सेना को भेज देता है। लोग सोचते हैं कि उसको नुकसान पहुंचाने के लिए आई है फ्रांस में राजा की इतनी बड़ी सेना, और वो जाकर के बस्टाइल फोर्ट पे अटैक कर देते हैं, जनरल्स को मार देते हैं, वहाँ की चीज़ों को लूट लेते हैं। ये सब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बढ़ाया था, ठीक है। फिर है द एजिटेटेड क्राउड अटैक्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बस्टाइल फोर्ट। वही बात, जो क्रोध से भरी हुई, गुस्से से भरी हुई जो भीड़ थी,
क्या किया उसने? बैस्टाइल फोर्ट पे अटैक कर दिया, उसको नष्ट कर दिया। इन दिस वे द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन स्टार्टेड, है ना। द मेन प्रॉब्लम ऑफ दैट टाइम इन फ्रांस वॉज दैट पीपल मिसइंटरप्रिटेड द सिचुएशन और रूमर्स स्प्रेड एवरीवेयर दैट मैनोर किसको कहते हैं? बिग हाउस ऑफ लैंडलॉर्ड्स जो थे, बड़े बड़े जो जमींदारों के जो बड़े बड़े घर थे उनको मैनोर कहते थे वहाँ की लैंग्वेज में। तो लोगों के मन में क्या इंटरप्रिटेशन हो रहा था? लोग ये सोच रहे थे, मिस इंटरप्रिटेट कर रहे थे कि चीज़ें जो हैं वो रूमर ये फैल रहा था कि राजा जो है वो उनको नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी सेना को भेजता है ना। लॉर्ड ऑफ मैनर हैव अ सेपरेट आर्मी एंड पीपल फियर दैट दिस मैनर विल बर्न देयर हार्वेस्ट। लोगों को लगता है ये आई क्यों है इतनी बड़ी सेना? क्योंकि ये उनकी फसल को जलाने के लिए, उन्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए आई है ना। फिर क्या होता है देखो, पीपल feared about the action of Manor. They attacked on the Chattox. क्या करते हैं आप यहाँ देखें, बीच में लिखा हुआ है, लोग जो हैं वो मैनोर के इस एक्शन से डर जाते हैं। उनको डर लगता है कि ये लोग जो मैनोर मतलब क्या? जो आर्मी थी, सेपरेट आर्मी थी, है ना, राजा की, उससे वो डर जाते हैं। उनको लगता है कि इतनी बड़ी सेना आई है तो वो उनको कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंचाएगी। दे अटैक्ट ऑन द चैटॉक्स। चैटॉक्स का मतलब होता है देखो कैस्टल या फिर कह सकते हैं पैलेस, महल, ठीक है। वहाँ की लैंग्वेज में इसको चैटॉक्स कहते थे। सो पीपल स्टार्टेड टू अटैक द चैटॉक। एक ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है कैस्टल। So that people started to attack the chatbot and they wanted to have the revenge or thought to found the weapons there. बदला लेना चाहते हैं और उनको ये लगता है कि शायद उनको यहाँ से कुछ weapons भी मिल जाए, ठीक है। फिर क्या होता है? Whole country was in the mood of revolt and Louis XVI recognized the National Assembly. Due to the pressure of the people, the king recognized and accepted the constitution of National Assembly. लोगों का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि राजा को एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो सोचता है अब इनको टालना ज़्यादा दिन तक पॉसिबल नहीं है। वो नेशनल असेंबली को, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लेता है। ही डायलेटेड हिज पावर और रिस्ट्रिक्टेड हिज पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ द पावर हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द किंग टू द नेशनल असेंबली। अब देखो राजा के हाथ से सत्ता जो है वो निकल के किसके हाथ में आ जाती है? नेशनल असेंबली के हाथ में आ जाती है, ठीक है। फिर है पावर्स वेर टेकन फ्रॉम क्लर्जी एंड टिप्स वेर अबॉलिश्ड। अभी देखो क्या होता है, देखिए, नाउ द पावर इज इन हैंड्स ऑफ नेशनल असेंबली एंड देन द असेंबली स्टार्टेड टू ब्रिंग द इक्वालिटी इन द सोसाइटी। असेंबली क्या करती है नेशनल असेंबली? उसके हाथ में जब सत्ता आती है तो वो चाहती है कि सोसाइटी में इक्वालिटी आए। इट पास्ड ऑन एन ऑर्डर ऑन 4th August and started to seize the property of the clergy class and distributed among the peasants. 4 जुलाई को एक नियम पास करता है, एक ऑर्डर आता है क्या नेशनल असेंबली की तरफ से कि क्लर्जी क्लास में लोगों को प्रॉपर्टी जो है किसानों वो पूरी प्रॉपर्टी सीज कर ले जाए और उसका क्लर्जी क्लास का और पीजेंट्स के बीच में उनका बंटवारा कर दिया जाए, उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए, है ना। फिर द असेंबली अबॉलिश द टैक्सेस। असेंबली क्या करती है? टैक्सेस को ख़त्म करने की कोशिश करती है। टिप्स जो टैक्स था वहाँ का। दे वॉन्टेड टू ब्रिंग द इक्वालिटी इन द सोसाइटी। दे मेड सेवरल चेंजेस। बहुत सारे चेंजेस आते हैं वहाँ पे, ठीक है। But here I want to remind you one thing, that who were leading the National Assembly. नेशनल असेंबली अभी तो आपको देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक है, इक्वलिटी ला रही है, राजा के हाथ से सत्ता निकल के आ जाती है, लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लैंड का, क्लर्जी के जो पावर है उसको सीज कर लिया जा रहा है। लेकिन चीज़ें अभी भी बहुत बदली नहीं थी, है ना। क्यों? क्योंकि नेशनल असेंबली जो थी वो कौन थी? द प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास ऑफ द थर्ड स्टेट। यानी नेशनल असेंबली के मेंबर कौन थे? थर्ड स्टेट के लोग ज़रूर थे, लेकिन विमेंस, पुअर, पीजेंट्स, वर्कर्स, लेबर्स ये इसमें शामिल नहीं थे। अभी भी इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था। इसमें केवल जो क्रीमी लेयर था मिडिल क्लास का, जो थर्ड स्टेट का जो प्रॉस्परस लोग थे, वही अभी चीज़ों को अपने हाथ में लेके चल रहे थे। तो इन दिस वे वी सॉ दैट हाउ डिड द चेंजेस अकर, कैसे चेंजेस आते हैं ये हमने अब तक देख लिया, ठीक है। And in the next video we will discuss that
हाउ हैड फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कैसे एक संवैधानिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में ट्रांसफॉर्म होता है फ्रांस कैसे। ठीक है, इसको हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, प्लीज़ like, share and subscribe my video. Click on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Thank you. Jai Hind. Goodbye.